डॉक्टर अतुल शाह, नेशनल प्रेसिडेंट, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोफेसर के.एस. चंद्रशेखर, वाइस चांसलर कस्टर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, प्रोफेसर अशोक कैमा, चेयरपर्सन ISTD जम्मू, अंकिता शर्मा, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ ISTD, प्रोफेसर हरदीप चहल, वाइस चेयरपर्सन ISTD, डॉक्टर शाहिद मुश्ताक, जनरल सेक्रेटरी ISTD जम्मू चैप्टर, सभागार में उपस्थित इस कॉलेज की प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स, विभिन्न राज्यों से आए हुए ISTD के पदाधिकारी और अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले मैं इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ISTD के जम्मू चैप्टर के औपचारिक उद्घाटन की सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इसके उद्देश्य के बारे में, आगे आने वाली गतिविधियों के बारे में आपको संक्षेप में परिचित कराया है। सन 1970 से इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री, एजुकेशन और बाकी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को बेहतर और एक प्रभावी ह्यूमन रिसोर्स निर्मित करने, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस टूल्स और टेक्नोलॉजी को विकसित करने में मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोसाइटी निरंतर गवर्नमेंट, प्राइवेट मशीनरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज तथा अन्य अनेक सेक्टर्स में मुख्यतः ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स को और बेहतर तथा अधिक प्रभावी उपयोग लायक सुनिश्चित कर रहा है। इस दिशा में जम्मू चैप्टर का शुभारंभ इस आकांक्षी यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के द्वारा युवाओं की एक नई लीडरशिप के निर्माण और नई और सही गति से आगे बढ़ रहे इंस्टीट्यूशंस को मजबूती प्रदान करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। मुझे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने बताया था कि जम्मू चैप्टर, और अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया कि 60वां चैप्टर है, 60th या 59 चैप्टर होगा। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इकोसिस्टम को सशक्त बनाने में ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। अभी प्रोफेसर शाह ने आपको ISTD के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। महाभारत का एक प्रसंग मुझे ध्यान में आ रहा है। पांडवों के सभी भाई युधिष्ठिर को छोड़ करके तालाब के किनारे मृत प्राय पड़े हुए थे। युधिष्ठिर जाकर देखते हैं कि मेरे सभी भाई मृत प्राय पड़े हैं। तब तक यक्ष की आवाज़ आती है और यक्ष ने कहा, यक्ष से पूछा युधिष्ठिर ने कि मेरे भाई क्यों मृत प्राय यहाँ पड़े हुए हैं और कैसे जिंदा होंगे। यक्ष ने कहा कि मेरे 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों का युधिष्ठिर अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम्हारे सभी भाई जिंदा हो जाएंगे। तो 5 प्रश्न का जिक्र करना समय ज़्यादा लगेगा, मैं केवल एक प्रश्न की बात करता हूँ। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुझसे अगर यक्ष
आज सवाल करे किम आश्चर्यम, तो मैं यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में भी ISTD का चैप्टर शुरू हो रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ और नहीं हो सकता। ये सच है कि आज हम ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जिसका सामना मानव सभ्यता ने पहले कभी नहीं किया था। एक पल ठहर करके यदि आप देखेंगे तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ ये केवल बदल नहीं रहा है, बल्कि ये बात आज कही जा सकती है कि वह एक नए स्वरूप में पुनर्गठित हो रहा है। टेक्नोलॉजी की तीव्र प्रगति ने काम करने के पूरे तरीकों को रीडिफाइन कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनेक नई टेक्नोलॉजी आज अनेक सेक्टर्स के स्ट्रक्चर्स को तेज़ी से केवल बदल नहीं रहे हैं, बल्कि ट्रांसफॉर्म करने लगे हैं। मैं एक छोटा उदाहरण अगर दूं, अभी पिछले हफ्ते पूरे देश में अचानक मौसम बदल गया, जिसका अनुमान किसी को नहीं था। अमेरिका में कई राज्य स्नो स्टॉर्म तथा अनेक राज्य आज भयंकर गर्मी का सामना कर रहे हैं। मतलब साफ बड़ा स्पष्ट है कि आज क्लाइमेट चेंज हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर रहा है। अगर उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिजिटल क्रांति उन सीमाओं को भी मिटा रही है जिन्हें कभी हम अस्थायी मानते थे। वेस्ट एशिया तथा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घट रही घटनाओं से आप सब परिचित हैं, और मैं कह सकता हूं कि वैश्विक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक स्ट्रक्चर्स को भी नई दिशा देने लगे हैं। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच एक बहुत बड़ा सत्य जो अटल है और वो अडिग बना हुआ है, वह यह है कि किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र या किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास परिवर्तन का सबसे सशक्त साधन न तो केवल टेक्नोलॉजी है, न ही कैपिटल है, न ही प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि परिवर्तन का सबसे मजबूत सशक्त साधन ट्रेन यानी प्रशिक्षित, विकसित, जागरूक माइंड वाला ह्यूमन रिसोर्स है। और उस दिशा में मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जागरूक और ट्रेन माइंड पावर, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो, इंडस्ट्री हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, समाज हो, इन सबको सही दिशा दे सकता है। ट्रेन माइंड पावर के प्रति हमारी संवेदनशील सोच ही ये सुनिश्चित कर सकेगी कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये कोई औपचारिक प्रक्रिया न रहे, बल्कि हमारी प्रगति का आधार भविष्य में बने, हमारे समावेशी विकास की ऊर्जा बने और भारत और जम्मू कश्मीर के भविष्य के निर्माण का सशक्त माध्यम भी बने। मित्रों, कुछ दशक पहले तक इंसान अपना कैरियर जब शुरू करता था तब ये माना जाता था कि मिड कैरियर ट्रेनिंग या बीच बीच में 1-2 वीकली ट्रेनिंग से उसका काम बन जाएगा और शायद रिटायरमेंट तक कुछ सीखने की आवश्यकता उसे न पड़े। लेकिन आज तीव्र गति से हो रहे बदलाव के कारण बीते कुछ महीनों और वर्षों में नए स्किल्स, नए अप्रोच, नए दृष्टिकोण को सीखने की नितांत आवश्यकता पड़ रही है। कुछ दिन पहले एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी ने घोषणा की कि अगले वर्ष 19 प्रोफेशन ऐसे होंगे जहां शायद इंसानों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद दुनिया की अनेक कंपनियों के स्टॉक के भाव बहुत नीचे आ गए। अब उसके पीछे अगर आप विचार करेंगे कि सबसे बड़ा कारण क्या था, तो मुझे लगता है कारण यह नहीं कि ह्यूमन रिसोर्स इररिलेवेंट हो रहा है, बल्कि अब नए जॉब्स की परिभाषा पूरी तरह बदल रही है। कई प्रोफेशनल कैटेगरी आने वाले समय में या तो इररिलेवेंट हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। साथ ही ऐसे अनेक नए अवसर भी उत्पन्न होंगे
जिनका अस्तित्व हमारे जैसे लोगों के लिए समझ में ही नहीं आएगा, या मैं कहूँ कि जिसका अस्तित्व तो पहले था ही नहीं। इस व्यापक परिवर्तन के बीच हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपने लोगों को जिस प्रकार से एकजुट कर रहे हैं या स्किल्ड बना रहे हैं या उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या वह तेज़ी से बदल रही दुनिया के अनुरूप है या नहीं है। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपनी युवा पीढ़ी को समर्थ बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। और ईमानदारी से अगर आप विचार करेंगे तो अधिकांश मामलों में उत्तर नहीं ही होगा, हाँ नहीं होगा। इसका एक बड़ा कारण रहा है कि कई दशकों तक हमारे एजुकेशन सिस्टम और वास्तविक दुनिया की अपेक्षाओं के बीच बड़ा भारी गैप था, बड़ा भारी अंतर था। हमने आउटकम बेस्ड एजुकेशन को दरकिनार कर रखा था। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये देश सही दिशा में आगे चले और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान की अनिवार्य आवश्यकता की वजह से मुख्य धारा में जगह प्राप्त करने में सक्षम हो रही है। ये सच है कि पिछले 5 वर्षों में जो गति होनी चाहिए थी उसके इम्प्लीमेंटेशन की, अभी उसमें कहीं न कहीं कमी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बेहतर ढंग से NEP को इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में किया है और उसके सार्थक परिणाम हम देख रहे हैं। मित्रों, ये कड़वी सच्चाई है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन केवल इस आधार पर किसी नौजवान को नौकरी नहीं दे सकता कि उसने वर्षों तक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में समय बिताया है, बल्कि इस आधार पर उसकी नियुक्ति होगी कि वह क्या कर सकता है, कौन सा निर्णय ले सकता है और क्या नया क्रिएट कर सकता है, क्या इनोवेट कर सकता है और अल्टीमेटली परिणाम क्या दे सकता है। किसी भी कॉरपोरेट में एक प्रोफेशनल से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम होगा। वैसे ही सरकारी अधिकारी हर एक पॉलिसी, हर एक प्रोसेस में सक्रिय भूमिका निभाएगा और नेतृत्व भी प्रदान करेगा। आज हर एक प्रोफेशनल, हर एक अधिकारी से ये अपेक्षा की जाती है कि वह क्रिटिकल थिंकिंग, मॉरल डिसीजन, क्रिएटिविटी और लीडरशिप के गुणों के साथ साथ संवेदनशीलता से निर्णय लेने में सक्षम हो। क्योंकि संवेदनशील यदि नहीं होगा तो निर्णय, मैं समझता हूँ कि शायद समाज के, देश के हित में नहीं होगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज के समय में इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और इन अध्यक्ष जी के उद्बोधन ने मुझे लगता है कि और भरोसा सबका बढ़ाया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि निरंतर ट्रेनिंग और अप्रोच में बदलाव के द्वारा ही वास्तव में हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं एक अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि निरंतर ट्रेनिंग का अर्थ केवल नई जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सोचने के नए तरीके विकसित करना भी है। ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये हमें सिखाता है कि हम कैसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकते हैं, कैसे नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अवसरों की कैसे पहचान कर सकते हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम सीखने की प्रक्रिया को एक औपचारिक दायित्व के रूप में कभी न देखें, बल्कि अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा इसे बनाएं। जब सीखना हमारी आदत बन जाए तब विकास स्वाभाविक रूप से होता है। अगर मैं सरकारी मशीनरी की बात करूं तो ये सच है कि प्रशासन किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होता है और आज सामान्य नागरिक उनसे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता की अपेक्षा रखता है। ऐसे में प्रशासनिक तंत्र को भी समय के अनुरूप विकसित और बदलाव
के अनुकूल होना ये देश की आवश्यकता है और ये निश्चित रूप से होना ही चाहिए। और मैं मानता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों को न केवल नीतियों और नियमों की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी उन्हें जानना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता भी उनके अंदर होनी चाहिए। और दूसरा, एक बात बराबर ध्यान में रखना चाहिए कि जो नीति या नियम हम बना रहे हैं, जो फाइल हमारे पास पड़ी है, उससे हजारों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, उन्हें हम बना भी सकते हैं और उन पर आपत्ति या विपत्ति ला भी सकते हैं। इस दिशा में एक प्रयास फ्यूचर रेडी गवर्नेंस की पहल यहाँ प्रारंभ की गई थी आज से 4 साल पहले, और देश का सबसे अग्रणी स्थान जम्मू कश्मीर बना था। मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एनालिसिस, पब्लिक रिलेशन जैसे सेक्टर्स में ट्रेनिंग भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जब प्रशासनिक अधिकारी प्रशिक्षित और संवेदनशील होते हैं तब वे समाज की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और फिर उसका प्रभावी समाधान भी कर पाते हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की मोटी मोटी 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं, तो इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भूमिका को किन किन क्षेत्रों में प्राथमिकता देनी चाहिए, मैं जो कहूँगा इसके अलावा भी क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन मेरे ध्यान में जो 2-3 बातें आ रही हैं, तो पहला तो स्वाभाविक रूप से एजुकेशन ही होगा। उस पर आप लोगों ने विचार रखा है, इसलिए मैं उसकी चर्चा आगे बहुत कम करूँगा। एक दूसरा क्षेत्र जो मैं मानता हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण है और उसका जिक्र कम होता है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर जम्मू कश्मीर का। मोटे तौर पर 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। करीब करीब 13 लाख परिवार हैं जिनका जीवन यापन इससे होता है, और मोटे तौर पर 2.79 लाख लोग हैं, फैमिलीज ऐसी हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके पास लैंड बहुत कम है। आज से 3 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार हुआ था। जम्मू कश्मीर की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके, जैसे फॉडर जम्मू कश्मीर में उसकी कमी है, 40% फॉडर ही जम्मू कश्मीर में होता था। HADP के इम्प्लीमेंटेशन 5 साल में होने के बाद जम्मू कश्मीर की ज़रूरत का 80% फॉडर उपलब्ध हो, ये एक लक्ष्य था। मिल्क डेफिसिट स्टेट था जम्मू कश्मीर, संयोग से अब मिल्क सरप्लस हो गया है 2-3 साल में। एग, मीट ये भी बाहर से ज़्यादा आता है। हमारे पास कुछ नीस बहुमूल्य फसलें भी हैं, खासतौर से हॉर्टिकल्चर में, उनको कैसे बढ़ाया जाए, हाई डेंसिटी प्लांटेशन कश्मीर के अलावा जम्मू रीजन में कैसे किया जाए, इस सबको ध्यान में रखते हुए, और अंतिम लक्ष्य था कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो जम्मू कश्मीर की GDP में योगदान है, 5 साल में कैसे इसे दुगुना किया जाए। 29 प्रोजेक्ट हमारे दोनों वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, देश भर के जाने माने एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स और एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे अफसरों ने मिल करके 3-4 महीने की मेहनत के बाद ये 29 प्रोजेक्ट बनाए। ये कोई प्रोजेक्ट साइलो में नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं केवल एक का जिक्र करूंगा। जैसे आप सब जानते होंगे, यहाँ तेल, खाने वाले तेल की बड़ी कमी थी। खास तौर से कश्मीर वैली में सरसों, मस्टर्ड का उत्पादन होता ही नहीं था। आप में से जो लोग पिछले 2 सालों में कश्मीर गए होंगे, तो एक येलो रिवोल्यूशन कश्मीर वैली में आया है और जम्मू के रीजन में भी आया है। अब किसी सामान्य व्यक्ति से आप पूछेंगे कि सरसों की पैदावार से क्या लाभ होगा, मस्टर्ड पैदा हो जाएगा, तो लोग कहेंगे चलिए साहब, सब्जी बनाने के लिए, खाने के लिए ऑयल हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा।
लेकिन एक कृषि वैज्ञानिक से जब आप बात करेंगे तो वो 3 बातें बताएगा। एक, ऑयल सीड्स की कमी है, वो हम पूरा करेंगे। दूसरा, जो ऑयल केक, हिंदी में पता नहीं जम्मू में हमारे यहाँ खली कहा जाता है, जो पशु खाते हैं, मोटे तौर पर 34% ऑयल केक निकलता है, फाडर की कमी को दूर करेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ किसानों को हुआ, मधुमक्खियाँ जो हैं 35 दिन पहले आ गई, जिससे हनी और बी कीपिंग के किसानों को बड़ा भारी लाभ मिला है, उनकी आमदनी में बड़ा लाभ मिला है। अब भविष्य में कैपेसिटी बिल्डिंग द्वारा इस सेक्टर में इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि देश भर में जो आपके ट्रेनर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इस एक क्षेत्र को भी आप अपने ध्यान में लाइए, क्योंकि अगर इस सेक्टर को हमने ट्रांसफॉर्म किया तो जम्मू कश्मीर के 70% लोगों का जीवन हम बदल सकते हैं। निरंतर क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस, सॉइल क्वालिटी, इन सबको समझने के लिए किसान भाइयों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड, रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में कैसे हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। साथ ही उन्हें इस दिशा में भी हमें प्रशिक्षित करना होगा कि कैसे कम रिसोर्सेस में अधिक उत्पादन किया जा सकता है, कैसे अपने उत्पादों को बेहतर मार्केटिंग के जरिए ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। दोनों सेक्टर की भी बात मैं करूँगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। एजुकेशन मैंने जिक्र किया, आगे उस पर थोड़ा मैं कहूँगा। दूसरा है इंडस्ट्री। सामान्य रूप से जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कल्चर नहीं रहा, और आज़ादी के बाद से 2022-23 तक अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में कुल प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट 14,000 करोड़ रुपए ही रहा। कोई भी रीजन बिना इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ माइंडसेट भी लोगों के ऐसे बने हुए थे कि बाहर का आदमी आएगा, अरे भाई आएगा तो क्या करेगा, यहाँ का कुछ लेके थोड़े जाएगा, अपना पैसा लगाएगा, यहाँ के लोगों को रोजगार देगा। इंडस्ट्री यानी यहीं के लोग लगाए बेहतर है। कोई गोवा से आकर के लगाएगा तो वो कुछ लेके नहीं जाएगा। इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है। अगर वास्तव में देश के बाकी राज्यों के साथ हमें खड़ा होना है तो इस दिशा में हमें सोचना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए हम सबके अनुरोध पर स्वीकृत किया, और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो इंसेंटिव उस स्कीम में थे देश के किसी राज्य में नहीं था, और इसका लाभ ये हुआ कि अनेक इकाइयां आज जम्मू कश्मीर में, विशेष रूप से जम्मू रीजन में, सांबा, कठुआ, जम्मू, अनेक इकाइयां प्रारंभ हुई और मोटे तौर पर 35-40 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जमीन पर आ चुका है। रोजगार भी इसके कारण मिले हैं, अभी संभावनाएं इसमें बहुत हैं। अभी स्टार्टअप का जिक्र हो रहा था। आज रजिस्टर्ड स्टार्टअप जम्मू कश्मीर में 1316 हैं, और उसमें जो सबसे खुशी की बात है उसमें 472 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां कर रही हैं। तो अगर देखें आप, पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम यहाँ का बदल रहा है, और इसलिए देश दुनिया के अन्य हिस्सों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को निरंतर नए स्किल्स में इन्वेस्ट करना होगा। प्रोडक्टिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता यहाँ के युवाओं की बढ़ानी होगी। और एक छोटी घटना का मैं जिक्र करता हूँ। कठुआ जिले के सुदूर गांव में आज से 2.5 साल पहले मैंने एक बीपीओ का उद्घाटन किया, और मैं अगर किसी को समय मिले तो उसे जा कर के देखिए।
नोएडा और दिल्ली के किसी बीपीओ से बेहतर काम कठुआ के गांव में वो बीपीओ कर रहा है और आज 400 से ज़्यादा बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर का जिक्र मैंने पहले ही किया। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट। अब ये सच है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने टीचर्स के सामने भी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। सामान्य रूप से कोई बोलता नहीं, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा और मैं टीचर से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग पर विशेष बल देना, मैं समझता हूँ उसमें ये संस्था बहुत मदद करेगी। एजुकेशन सिस्टम समय के अनुरूप कैसे विकसित हो, नए टीचिंग मेथड क्या होंगे, टेक्निकल टूल्स का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, रिसर्च बेस्ड दृष्टिकोण हम कैसे अपना सकें और बच्चों को बता सकें। मेरा मानना है कि जब टीचर्स स्वयं सीखना शुरू करते हैं तब वे स्टूडेंट को बेहतर ढंग से मोटिवेट भी कर सकते हैं, उनके मेंटर भी बन सकते हैं। और हमें बराबर ये ध्यान रखना चाहिए कि एजुकेशन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट को जीवन की चुनौती और अवसरों के लिए तैयार करना है। और इसके लिए सॉफ्ट स्किल, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कल्चर, इन सभी चीज़ों पर, इनोवेशन पर विशेष रूप से फोकस करना। एजुकेशन सेक्टर में मेंटरशिप, एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के द्वारा व्यापक परिवर्तन की संभावना है। जम्मू को ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट के हब के रूप में स्थापित करने में ये संस्था मदद करेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जम्मू चैप्टर के सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय की चुनौतियाँ बहुत जटिल और बहुआयामी हैं। इन चुनौतियों का समाधान सामूहिक प्रयास से ही संभव हो सकता है। डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों को एक साथ आकर विचार विमर्श भी करना होगा। और मैं प्रोफेसर चंद्रशेखर का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जून जुलाई में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हम करेंगे। अनुभव साझा करने होंगे और मिल करके उसका समाधान खोजना होगा। सहयोग और संवाद के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर के लिए एक सशक्त और समावेशी विकास का मॉडल तैयार किया जा सकता है। मित्रों, भविष्य अनिश्चित हो सकता है, परंतु भविष्य अवसरों से भी भरा हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना ही होगा कि हम इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने को पूरी तरह तैयार कर सकें। और इसके लिए आवश्यक है कि हम कोलैबोरेशन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें, ऐसा वातावरण तैयार करें जहां नेटवर्किंग के द्वारा, बेस्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर के द्वारा, ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा एक सशक्त और प्रोफेशनल कम्युनिटी हम जम्मू कश्मीर में निर्मित कर सकें, जो जम्मू कश्मीर के तीव्र विकास में अपना योगदान दे सके। मैं इस सोसाइटी के सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि रोजगार सृजन और उद्यमिता विकास पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लोकल टैलेंट्स हमारा जो जम्मू कश्मीर का है को और अधिक कॉम्पिटिटिव हम कैसे बना सकते हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेट्स, सरकारी संस्थाओं, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से भी निवेदन करूंगा कि इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, और अभी अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि बिहेवियरल ट्रेनिंग भी, हम व्यवहार की भी ट्रेनिंग देते हैं, कैसे आपको व्यवहार करना है, के संकल्प को हम कैसे साकार कर सकें, वो बड़ा जरूरी है। क्योंकि कभी कभी आदमी में बड़ा अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत बड़े पद पर हूँ, और वो बड़ा नुकसान करता है। हमें व्यक्तियों और संस्थाओं को उभरती हुई चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए और सशक्त बनाना होगा, ताकि भारत को विश्व का सबसे महान राष्ट्र बनाने का सपना हम पूरा कर सकें। आइए हम मिलकर आज के शुभारंभ के साथ अलग अलग सेक्टर्स में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करें, और एक ऐसी आवाम, एक ऐसा युवा, एक ऐसी मशीनरी जम्मू कश्मीर में निर्माण कर सकें जो सशक्त भी हो
और समृद्ध और प्रगतिशील जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार हो। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है और मैं इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के सभी पदाधिकारियों और ख़ास तौर से बाहर से जो अतिथि आए हैं उनका अपनी ओर से जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने जम्मू को चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मुझे लगता है कि हमें कहा भी जाता है कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, तो शुरुआत अच्छी हो गई तो आधा काम तो हो गया, लेकिन आधे पर छोड़ना नहीं है, इसे मंजिल तक पहुंचाया जाए, इसकी कोशिश की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।